तो बीजेपी के चुनाव प्रचार में आज अपर्णा यादव भी आगे आई। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रियंका गांधी वाड्रा पर निशाना साधा और कहा कि लड़की हूं लड़ सकती हूं का नारा इसे लेकर वो घेरती हुई नजर आई प्रियंका गांधी को। और साथ ही कहा कि लखनऊ में चुनाव प्रचार का मोर्चा उन्होंने किस तरह से संभाला हुआ है। अपर्णा ने योगी सरकार में महिला के लिए हुए काम को जनता के सामने गिनाया, यानी कि यूपी सरकार की उपलब्धियां वो जनता के सामने गिनाती हुई नजर आई। क्या सिर्फ चुनावी क्योंकि यहाँ पर संग्राम है इसलिए कांग्रेस को ये याद आ रहा है कि यहाँ पर लड़की हूं लड़ सकती हूं। और मैं तो ये भी कहूंगी कि हमारा पड़ोसी जो उत्तराखंड है उसकी जो महिला मोर्चा की अध्यक्ष है वो भी आज हमारी भारतीय जनता पार्टी में आई है, क्योंकि वो भी वहां प्रताड़ित महसूस कर रही थी। तो इस तरीके की जो राजनीति है कि सिर्फ प्रियंका जी जो सिर्फ स्लोगन दे देती हैं, करना नहीं है कुछ, स्लोगन की राजनीति करनी है। बहू बेटियां और उनकी सुरक्षा को लेकर के माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी हमेशा बहुत चिंतन करते हैं। और उनके लिए जितनी भी विमेन एम्पावरमेंट की स्कीम्स चल रही हैं, ना इससे पहले कभी थी और ना ही उनका इम्प्लीमेंटेशन इतनी अच्छी तरीके से हुआ है। वहीं उत्तर प्रदेश में पहले चरण के लिए हो रहे चुनाव प्रचार के लिए बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, लगातार झोंक भी रही है। पश्चिमी यूपी में अपनी पकड़ को मजबूत बनाए रखने के लिए बीजेपी के दिग्गज नेता लोगों के बीच जाकर घर घर प्रचार करने में जुटे हुए हैं, यानी कि डोर टू डोर कैंपेन को लगातार बीजेपी के दिग्गज चेहरे आगे बढ़ा रहे हैं। 3 तस्वीर इस वक्त आपके सामने। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कासगंज में चुनाव प्रचार करते नजर आए और विपक्ष को कटघरे में खड़ा करते हुए जमकर निशाना भी साधा। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने बुलंदशहर में जनसभा की, वहां उन्होंने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को आड़े हाथों लिया। साथ ही तीसरी तस्वीर आप शिकोहाबाद की देख रहे हैं, जहां पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने चुनाव प्रचार की कमान आज संभाली और इस दौरान उन्होंने घर घर जाकर लोगों से संपर्क भी किया। तो यूपी विधानसभा चुनाव 7 चरणों में होना है, जिसकी शुरुआत 10 फरवरी से हो जाएगी। 10 मार्च को नतीजे सामने आएंगे, लेकिन उससे पहले नतीजों को अपने पक्ष में करने के लिए लगातार यूपी में किस तरह से बीजेपी ने मोर्चा संभाला हुआ है, उसकी ये 3 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुर्जा में लोगों के साथ में संवाद किया। अपने संवाद के दौरान सीएम योगी ने विपक्ष पर जमकर हमला किया। देखिए, बुलंदशहर के अंतर्गत 7 विधानसभा सीटें आती हैं, जिनमें से खुर्जा भी एक है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक साथ कांग्रेस और एसपी को कुछ इस तरह से घेरा। उनके लिए विकास तो चाचा भतीजे की पार्टी के लिए विकास तो सिपाही परिवार का विकास ही उनका सब कुछ था। वे उससे बाहर ही नहीं निकल सकते थे, उससे बाहर उन्होंने देखा ही नहीं था। और बहन जी के लिए तो भतीजे का विकास ही सब कुछ था। भाई बहन की पार्टी के लिए तो जब कोई आपदा आती है तब उनको भारत याद नहीं आता, भारत के नागरिक याद नहीं आते, तब उनको इटली में नानी याद आती है। जनता की गाड़ी कवाई को उनके इत्र वाले मित्र जमा करके किसी बड़े बंगले के अंदर छुपा करके रखते थे। हमारी सरकार ने तो वहां भी बुलडोजर और जेसीबी लगा करके उस पैसे को भी निकालने का काम कर दिया। अखिलेश राज्य में यूपी में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने उन्हें घेरा और कहा कि आज यूपी में बेटियां सुरक्षित हैं, माफिया जान की भीख मांग रहे हैं। 5 साल तक जो अपने बिलों के अंदर डूबे हुए थे, चुनाव आते ही अब फिर सिर उठा करके गर्मी दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उनको नहीं मालूम कि 10 मार्च के बाद ये गर्मी शांत हो जाएगी, क्योंकि ये तो डबल इंजन की सरकार है। इसमें माफिया और अपराधी के लिए कोई जगह नहीं। यहां पर तो हर व्यक्ति के सम्मान की रक्षा होगी, सुरक्षा सबको, सम्मान सबको, लेकिन तुष्टीकरण किसी का नहीं, तुष्टीकरण की राजनीति नहीं होगी। पिछली सरकारें अपराध के लिए तमंचा बनवाती थी,
क्योंकि अपराध उनका पेशा था, अपराधी उनके मित्र थे। जनता की गाड़ी कवाई को उनके इत्र वाले मित्र जमा करके किसी बड़े बंगले के अंदर छुपा करके रखते थे। हमारी सरकार ने तो वहां भी बुलडोजर और जेसीबी लगा करके उस पैसे को भी निकालने का काम कर दिया। तो मतदाताओं से संवाद, घर घर प्रचार तो हो ही रहा है, साथ ही विपक्ष को भी आड़े हाथों लिया जा रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ के निशाने पर आज समाजवादी पार्टी भी थी और कांग्रेस बीएसपी भी। योगी ने राहुल प्रियंका का नाम लिए बगैर कहा, जब देश मुश्किल में था तो भाई बहन को इटली याद आ जाता है। भाई बहन की पार्टी के लिए तो जब कोई आपदा आती है तब उनको भारत याद नहीं आता, भारत के नागरिक याद नहीं आते, तब उनको इटली में नानी याद आती है। तो विकास के नाम पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष को घेरा, कहा अखिलेश, मायावती और गांधी परिवार ने विकास के नाम पर अपने परिवार का विकास किया। ये मेडिकल कॉलेज पहली सरकारें भी कर सकती थी, बना सकती थी, लेकिन फुर्सत नहीं थी। विकास के लिए उनके पास कहां फुर्सत थी। उनके लिए विकास तो चाचा भतीजे की पार्टी के लिए विकास तो सिर्फ ही परिवार का विकास ही उनका सब कुछ था। वे उससे बाहर ही नहीं निकल सकते थे, उससे बाहर उन्होंने देखा ही नहीं था। और बहन जी के लिए तो भतीजे का विकास ही सब कुछ था। और वहीं आगरा में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने भी पार्टी के लिए चुनाव प्रचार किया। इस दौरान उन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ और साथ ही उनकी सरकार के काम की जमकर तारीफ की और विपक्ष को निशाने पर लिया। कि जनता जनार्दन अपना आशीर्वाद एक बार फिर योगेंद्र उपाध्याय जी को देगी। सरकार भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में बन रही है। एक कमल का फूल इस विधानसभा क्षेत्र से भी प्रदेश की राजधानी में भारतीय जनता पार्टी ले जाएगी। योगेंद्र जी ने आज अपने उद्बोधन में पलायन शब्द का उपयोग किया। उत्तर प्रदेश की आज हकीकत ये है कि अगर पलायन किसी का उत्तर प्रदेश से हो रहा है तो वो अपराधियों का हो रहा है, अपराध का हो रहा है। आगमन अगर हो रहा है तो विकास दस्तक दे रही है हर घर पर, हर परिवार का स्वागत और अभिनंदन मां लक्ष्मी स्वरूपा विकास कर रही है। और उत्तर प्रदेश में पहले चरण के लिए हो रहे चुनाव प्रचार के लिए बीजेपी अपनी पूरी ताकत झोंक रही है। पश्चिमी यूपी में अपनी पकड़ को मजबूत बनाए रखने के लिए बीजेपी के दिग्गज नेता लोगों के बीच जाकर घर घर प्रचार करने में जुटे हुए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कासगंज में चुनाव प्रचार करते नजर आए तो विपक्ष पर जमकर निशाना भी साधा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इसके बाद फर्रुखाबाद में भी चुनाव प्रचार की कमान संभालते हुए नजर आएंगे। मैं दावे के साथ कह सकता हूं उत्तर प्रदेश में विकास पहले की अपेक्षा तेजी के साथ हुआ है। सारे एक्सप्रेसवे, गंगा एक्सप्रेसवे हो, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे हो, बहुत सारे एक्सप्रेसवे, और मैं तो कहता हूं केवल उत्तर प्रदेश ही नहीं, सारे हिंदुस्तान में हमारी सरकार ने यह भेदभाव नहीं किया कि फला राज्य में दूसरे राजनीतिक पार्टी की सरकार है इसलिए वहां सड़कें नहीं बननी चाहिए। यही कांग्रेस की हुकूमत थी, प्रतिदिन 3-4 किलोमीटर एक्सप्रेसवे बना करती थी, लेकिन आज सीना ठोक कर आप कह सकते हैं कि आपके आशीर्वाद से ऐसी सरकार केंद्र में बैठी है कि जो प्रतिदिन 35 से लेकर 36 किलोमीटर एक्सप्रेसवे सड़कों का निर्माण करती है। चाहे कांग्रेस की सरकारें पहले रही हों, चाहे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की, बहुजन समाज पार्टी की सरकारें रही हों, सब पर कभी न कभी भ्रष्टाचार का आरोप लगा है। यहां तक कि जो मुखिया हुआ करते थे उनके ऊपर भी भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हैं। लेकिन इतनी बात में दावे के साथ सीना ठोक कर मैं कह सकता हूं बहनों भाइयों, चाहे हमारे दिल्ली की मोदी जी की हमारी सरकार हो, चाहे यहां पर योगी आदित्यनाथ की सरकार हो, कोई मां का लाल उंगली उठाकर नहीं कह सकता है कि उनके दामन पर कोई भ्रष्टाचार की दाग लगी हुई है।
भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने शिकोहाबाद में एक चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर जोरदार हमला किया। सभा को संबोधित करने के बाद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा घर घर जाकर प्रचार की कमान संभालते हुए भी नजर आए। तस्वीर इस वक्त आपके सामने, जहां उन पर फूलों की बारिश तक की गई। उन्हें देखने के लिए समर्थकों की, लोगों की भारी भीड़ नजर आई। जहां तक नजर गई वहां सिर्फ लोग ही लोग खड़े दिखाई दिए। गली मोहल्लों में मौजूद लोगों को देखकर ऐसा लगा मानो वहां सड़क पर सैलाब आ गया हो। तो मतदाताओं से संवाद, घर घर जाकर प्रचार की यह तस्वीर बीजेपी के जरिए लगातार नजर आ रही है। 7 चरणों में होने वाले चुनाव को लेकर बीजेपी के तमाम दिग्गजों ने कमान पूरी तरह से संभाल ली है। 10 फरवरी से शुरुआत हो जाएगी, जो कि आगे बढ़ती हुई जाएगी, और 10 मार्च को नतीजे अपने पक्ष में करने के लिए बीजेपी के बड़े चेहरे, बीजेपी के दिग्गज नेता, जनप्रतिनिधि चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं और घर घर यानी कि डोर टू डोर कैंपेन के जरिए वोटर के द्वार पर नजर आ रहे हैं। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर हमला बोला। उन्होंने ट्वीट के जरिए तंज किया और लिखा कि 10 मार्च के बाद टोपी और पोटली जेब में होगी। और उन्होंने सवाल पूछते हुए यह भी कहा कि साल 2017 से 2022 तक अखिलेश यादव कितने दिन में देश में रहे और कितने दिन कोरोना मरीजों की सेवा उन्होंने की। और क्या कुछ ट्वीट यहां पर सामने आया उनका, वो आपको यहां पर दिखाएंगे, क्योंकि एक तरफ जहां प्रचार प्रसार तेजी से चल रहा है तो दूसरी तरफ पिछली सरकारों पर जमकर निशाना भी साधा जा रहा है। चुनौतियां इस बार पहले से कहीं ज्यादा भी नजर आ रही है। बीजेपी जानती है कि एक एक कदम जनता की तरफ किस तरह से नतीजों में बदलाव ला सकता है। केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट के जरिए ये अखिलेश यादव पर तंज कसा। तो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव का नाम लेकर उन पर निशाना साधा। कोरोना काल में अखिलेश यादव की गैर हाजिरी पर घेरते हुए उन्होंने क्या ट्वीट किया आपके सामने। टोपी और पोटली 10 मार्च को होगी जेब में। श्री अखिलेश यादव जाएंगे घूमने विदेश में। अखिलेश यादव जी बताइए 2017 से 2022 में कितने दिन रहे विदेश में, कितने दिन देश में, कोरोना पीड़ितों की सेवा में लगाए कितने दिन, जनता सब रही है गिन। तो केशव प्रसाद मौर्य के जरिए ये ट्वीट किया गया और सीधे तौर पर एसपी को, अखिलेश यादव को घेरा गया। और आइए अब आपको हैरान कर देने वाली एक तस्वीर दिखाते हैं। नोएडा के बख्तावरपुर में एसपी आरएलडी उम्मीदवार सुनील चौधरी पर नोटों की बौछार हुई। तस्वीर देखिए इस वक्त आपके सामने। चुनाव प्रचार के दौरान समर्थकों ने छत से ही नोटों की बौछार करनी शुरू कर दी। वोट मांगते वक्त उम्मीदवार के समर्थकों ने नोटों की ये बारिश की, जिसकी तस्वीर इस वक्त आपके सामने मौजूद है। तो चुनाव प्रचार तो चल ही रहा है और इस बीच उम्मीदवार पर नोटों की बारिश किस तरह से की जा रही है देखिए। और सवाल यही उठ रहा है कि आखिर प्रचार के बीच में नोटों की बौछार, नोटों की इस बारिश के क्या चुनावी मायने हैं, क्या जरूरत है, और आखिर क्यों ये बर्बादी वाली तस्वीर यहां पर नजर आ रही है बेवजह। ऐसा लगता है राहुल गांधी को विवाद अच्छे लगते हैं। आज महात्मा गांधी यानी कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि है। इस मौके पर भी राहुल गांधी राजनीति करने से नहीं चूके। राहुल गांधी ने एक विवादित ट्वीट किया। उन्होंने महात्मा गांधी के बहाने हिंदुत्ववादी संगठनों पर निशाना साधा। राहुल गांधी के इस विवादित ट्वीट पर सियासी पारा गर्मा गया और इसके बाद बीजेपी ने राहुल गांधी पर हमला किया। बीजेपी नेता राकेश सिन्हा ने राहुल गांधी को चुनावी हिंदू बताया। राहुल गांधी ने एक बयान देकर एक बार फिर से सियासी माहौल को गर्मा दिया। उन्होंने कहा है कि एक हिंदुत्ववादी ने गांधी जी को गोली मारी थी और तमाम हिंदुत्ववादियों को लगता है कि गांधी जी नहीं रहे, लेकिन जहां सत्य है वहां गांधी जी आज भी जिंदा हैं। इस बयान पर हमारे साथ बात करने के लिए प्रोफेसर राकेश सिन्हा साहब हैं। सर, किस तरह से देखते हैं राहुल गांधी के बयान को, वो भी आज गांधी जी की पुण्यतिथि के दिन? देखिए, नाथूराम गोडसे ने तो गांधी की एक दिन हत्या की, लेकिन नेहरू गांधी परिवार गांधी के विचारों, आदर्शों और दर्शन की हत्या निरंतर करते आ रहा है और तार तार कर रहा है। गांधी वंशवाद में विश्वास नहीं करते थे, लेकिन राहुल गांधी वंशवाद के अमरवेल हैं। तो मैं पूछना चाहता हूं राहुल गांधी से कि हिंदुत्व यदि इस देश में नहीं होता तो क्या यह देश धर्मनिरपेक्ष होता? नाथूराम गोडसे को हिंदुत्ववादी कहना न सिर्फ हिंदुत्व की आलोचना है और उसका अपमान है, बल्कि महात्मा गांधी का भी अपमान है। महात्मा गांधी स्वयं एक बड़े हिंदुत्ववादी थे, जो राम राज्य में विश्वास करते थे, धर्म परिवर्तन का विरोध करते थे। इसलिए महात्मा गांधी के बारे में राहुल गांधी की समझ और हिंदुत्व के बारे में समझ दोनों ही कमजोर है। सर, राहुल गांधी इसके पहले भी हिंदुत्ववाद को लेकर बयान देते रहे हैं। क्या इसके सियासी मायने निकाले जाए सर, चुनाव के वक्त इस तरह के बयान आना? देखिए, राहुल गांधी एक चुनावी हिंदू हैं।
जब चुनाव आता है तो वो हिंदुओं को गाली देकर हिंदुत्व की अनर्गल आलोचना करके वास्तव में उनकी नजर मुस्लिम वोट बैंक पर होती है। वो हिंदुत्व की व्याख्या नहीं करते हैं, उसके नजर कहीं और, निशाना कहीं और होता है। निशाना मुसलमानों का वोट है जो उत्तर प्रदेश में समेटना चाहते हैं। उनकी प्रतिद्वंदिता अखिलेश यादव से है, तो अखिलेश जिन्ना का गुणगान कर रहे हैं और राहुल गांधी नाथुराम गोडसे का सहारा ले रहे हैं। और राहुल गांधी के इस ट्वीट के बाद संबित पात्रा ने भी राहुल गांधी के ट्वीट का जवाब दिया। राहुल गांधी को हिंदू विरोधी करार दिया और कहा कि राहुल गांधी को हिंदुओं के खिलाफ ट्वीट कर खुशी मिलती है। बीजेपी नेता किस तरह से और मुझे आज दुख के साथ कहना पड़ रहा है, मुझे कहने की इच्छा नहीं है क्योंकि आज एक महत्वपूर्ण दिन है। दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि राहुल गांधी जी कहीं ना कहीं ये हिंदू बैशिंग करके एक सैडिस्टिक प्लेजर का अनुभव करते हैं। कहीं ना कहीं हिंदुओं के खिलाफ ट्वीट करना, उनके खिलाफ बोलने से उनको एक परम आनंद की अनुभूति होती है। यह दुखद है। और अंत में सिर्फ एक अनसॉलिसिटेड एडवाइस है राहुल गांधी जी के लिए कि राहुल जी, आप जिस शिद्दत से, जिस परिश्रम से ये हिंदुओं के खिलाफ आप अनर्गल ट्वीट करते रहते हैं, जिस परिश्रम और शिद्दत से, अगर उसके 1/4 परिश्रम आप जमीन पे करें तो हो सकता है इन 5 राज्यों के चुनाव में कोई 3-4 सीट आपको कहीं से मिल जाए। यू आर ओनली ऑन ट्विटर एंड नॉट ऑन ग्राउंड। वहीं बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने भी हिंदुत्व के मुद्दे पर राहुल गांधी को घेरा। नकवी ने कहा कि राहुल गांधी कभी राष्ट्र विरोधी बातें करते हैं तो कभी हिंदुत्व पर ही सवाल खड़े करते हैं। कांग्रेस का यही हिंदुत्व विरोधी मंत्र कांग्रेस को छूमंतर कर रहा है। अब जब कांग्रेस का यही हिंदुत्व विरोधी मंत्र कांग्रेस को छूमंतर करेगा तो उसके नेता इसी तरह की बात करेंगे, कभी राष्ट्रवाद पे सवाल उठाएंगे, कभी जो है वो हिंदुत्व पे सवाल उठाएंगे। तो राहुल गांधी के विवादित ट्वीट पर कई तरह के रिएक्शन अब तक सामने आए हैं। यूपी से भी कई रिएक्शन सामने आए। यूपी सरकार में मंत्री ब्रजेश पाठक ने राहुल गांधी को कुंठित नेता करार दिया। राहुल गांधी हों या दूसरे नेता हों, ये पूरी तरह से फ्रस्ट्रेशन का शिकार हैं और उत्तर प्रदेश में इन चुनाव में उनको पता चल जाएगा कि उनकी पार्टी की स्थिति क्या है। तो अब आप देखिए किस तरह से राहुल गांधी के हिंदुत्व पर किए गए ट्वीट को लेकर कई रिएक्शन सामने आ चुके हैं। हालांकि ये मुद्दा पहले भी खड़ा हुआ है, लेकिन राहुल गांधी ने जिस तरह से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर यह विवादित ट्वीट किया है, क्या वो ट्वीट यहां पर सामने आया? एक हिंदुत्ववादी ने गांधी जी को गोली मारी थी। राहुल गांधी का ये ट्वीट आया और आगे उन्होंने लिखा, सब हिंदुत्ववादियों को लगता है कि गांधी जी नहीं रहे। जहां सत्य है वहां आज भी बापू जिंदा हैं। तो यहां पर श्रद्धांजलि जरूर राष्ट्रपिता को दी गई, लेकिन विवादित ट्वीट, विवादित सोच यहां पर सामने आई, जिसे लेकर अब चौतरफा राहुल गांधी घिरते नजर आ रहे हैं। और जीवन में मेहनत और लगन से कुछ भी मुमकिन है, संभव है। न्यूज़ 18 की पहल बायजूस यंग जीनियस में हम कई ऐसे बच्चों से मिले जिन्होंने अपने दृढ़ संकल्प से वो कर दिखाया जिनकी उम्र में असंभव ये प्रतीत होता है। आनंद ने पहले एपिसोड में दिखाई गई प्रसिद्धि सिंह के साथ खास बातचीत की। आइए एक नजर डालते हैं। बायजूस यंग जीनियस के इस सफर में हमने कई होनहार बच्चों से मुलाकात की। यंग जीनियस तो ये हैं ही, लेकिन खास बात यह है कि इनके पास एक सोशल कॉन्शियसनेस है, यानी समाज के लिए, जन कल्याण के लिए कुछ करने की भावना। थोड़ा उनसे बात करते हैं कि उन्हें बायजूस यंग जीनियस के सफर में हमारे साथ जुड़कर उन्हें कैसा लगा। प्रसिद्धि सिंह हमारे साथ हैं। प्रसिद्धि, आप कैसी हैं? नमस्ते, मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? मैं तो बहुत अच्छा हूँ। आप जितना मुस्कुरा रही हैं, खुश लग रही हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। पर एक बात बताइए, आपको यंग जीनियस में आकर कैसा लगा? मैं एक एनवायरमेंटलिस्ट होते हुए जब यंग जीनियस ने मुझे सेलेक्ट किया, मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि ये बहुत ही बर्निंग और इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसपे हमारी जनता को पता होना चाहिए। आपका एक टारगेट था कि आप 1 लाख ट्रीज लगाना चाहती हैं, फ्रूट ट्रीज। अभी तक तो मैंने 28,500 लगा लिए हैं और 2022 के एंड तक मैं 1 लाख पेड़ लगाने का ड्रीम अचीव करूंगी। वहां पर आपके लिए सबसे मेमोरेबल मोमेंट क्या था? जब मैं वहां से
चल के आई, और जब मैंने आपसे मिला, जब मैंने विद्युत जम्वाल सर से मिला, तो वो मेरे लिए एक बहुत ही मेमोरेबल मोमेंट था एक्चुअली पूरा इवेंट, क्योंकि मैं कभी ऐसे प्लेटफॉर्म पे नहीं आई हूँ, लेकिन आपने मुझे बहुत कंफर्टेबल बना दिया था और आपने मेरे साथ बहुत अच्छे से इंटरेक्ट किया, और वो मेरे लिए बहुत मेमोरेबल मोमेंट था, फर्स्ट टाइम कमिंग विद टीम। Thank you so much. थैंक यू सो मच। Wonderful speaking with you. All the very best to you. पिंकी एक सफाई कर्मचारी थी जिसे हाथों से साफ सफाई करने के लिए मजबूर किया जाता था। सम्मान के लिए संघर्ष करती पिंकी के लिए ये वाकई घातक था। तभी पिंकी को एक स्कूल मिला जिसके बाद उसकी जिंदगी बदल गई। मिशन पानी की ये रिपोर्ट आप जरूर देखें। हमने वर्ल्ड टॉयलेट कॉलेज औरंगाबाद में शुरू किया है। ये एक पहल है सैनिटेशन वर्कर के लाइफ में चेंज करने की। 5 दिन के प्रोग्राम में हम इनको हेल्थ एंड सेफ्टी के बारे में सिखाते हैं, हाउस कीपिंग के बारे में सिखाते हैं, हाउस कीपिंग में क्या क्या यूज़ किया जाता है, क्या क्या केमिकल यूज़ किए जाते हैं, इस बारे में हम इनको बताते हैं। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में बताते हैं, सैनिटेशन और वाटर का कैसा एक दूसरे से संबंध है, इस बारे में हम बताते हैं। पहले मैं हाथ से अपना मुझे साफ सफाई हाथों से करती थी, जो भी काम है हाथों से। मुझे हाथ में जरा प्रॉब्लम होता था, मुझे झुके हो घर पहुँचनी, सब साफ सफाई करना, तो मुझे उसका जानकारी नहीं था। मुझे वर्ल्ड टॉयलेट का जब पता चला तो मैं उधर ट्रेनिंग लेने चले गई थी। कम से कम एक महीना कुछ मुझे लोग ट्रेनिंग दिए। फिर उसके बाद मैं थोड़ा काम जॉब पे भी जाती थी और ट्रेनिंग मिली, तो उससे मुझे जानकारी मिला कि ये चीज़ ये हाथों से किया जाता है और ये चीज़ नहीं किया जाता है। इस तरह से ये प्रोग्राम को डिज़ाइन किया गया है, और ये सिर्फ प्रोग्राम को डिज़ाइन नहीं किया है कि उसके लाइफ में, उसके करियर में, उसके पर्सनल फैमिली में एक डिग्निटी वाला पार्ट कैसा हो। दैट इज़ द वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव है ये प्रोग्राम का। महामारी में वर्ल्ड टॉयलेट से मुझे मदद मिली, तो वो मुझे अकाउंट में जब पैसा उनका आया तो वो फ़ोन करके बोले कि आपको मुझे हमने मदद की बोल के। तो उस टाइम मुझे यकीन नहीं आया था, तो मैं खुद जाके चेक कर तो मुझे 5,000 का उनसे मदद मिला। तो मुझे खुशी तो बहुत हुई थी कि उस टाइम किसी को मदद ना मिलते मुझे मिली। तो उस टाइम मैं छोटा मोटा कारोबार दुकान घर में खुद का एक शॉप खोली। बाहर के लेडीज़ जो आती सामान वामान लेते हैं उनकी उधारी खाता है मेरे पास, तो उनको भी थोड़ी मदद मिली। आज उन लोग भी चाहे तो जो भी चीज़ें वैसे लेके जाते, क्योंकि इधर पे बहुत सारी दुकानें जो किसको उधारी नहीं दे पा रहे, लेकिन इधर पे जैसा मेरे को मदद मिले चाहती हूँ लोगों को मदद मिले।